बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जीआईटी सर्जरी को रिवाइज करने वाले हैं। ओके, ठीक हो गया तो स्टार्ट करते हैं। अपर जीआईटी वन सेकेंड बता दूं, ये रिवीजन वीडियो है तो इसमें हम जल्दी जल्दी लेके चलेंगे। अपर जीआईटी स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोअर जीआईटी करेंगे। अपर जीआईटी में सबसे पहले इसोफेजियल डिजीज़ है, इसोफेगस में गर्ड है। गर्ड में आपने हार्ट बंद, रिगर्जिटेशन, डिस्फेजिया को याद रखना है। और गर्ड के अंदर आपको रेट्रोस्टर्नल हार्ट बंद मिलेगा, रिगर्जिटेशन मिलेगी और डिस्फेजिया मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस 24 आवर इंट्राइसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग है, जिसमें आपको पीएच लेस देन 4 मिलेगी। और इन्वेस्टिगेशन और चॉइसेस अपर जी एंडोस्कोपी है। ट्रीटमेंट के अंदर लैप्रोस्कोपिक फ्लोपी निसन फंड अप्लाइकेशन करनी होती है। नेक्स्ट इज एक्लेजिया कार्डिया। एक्लेजिया कार्डिया में लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर की टोन बढ़ जाती है। लोअर वन थर्ड ऑफ इसोफेगस में पेरिस्टालसिस होती है और जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं हो पाता। तो ये आपको 50 साल से नीचे में देखने को मिलता है। प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों के लिए होता है और लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है और वेट लॉस भी होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइसेस मैनोमेट्री, जिसमें 26 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से प्रेशर ज़्यादा होगा। बेरियम सवालों में बर्ड बीक, रेड टेल या पेंसिल टिप अपीयरेंस होती है। सर्जरी इज लैप्रोस्कोपिक हेलर्स मायोटोमी। नेक्स्ट इज डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म। तो ये रिपीटेटिव साइमल्टेनियस इंक्रीज एम्पलीट्यूड के होते हैं, बॉडी ऑफ इसोफेगस में देखने को मिलती है। टर्शियरी पेरिस्टालसिस होती है। ओके, तो इसमें क्या सिम्टम होते हैं? इसमें आपको इसोफेजियल एंजाइना होता है। ओके, और आपको डिस्फेजिया देखने को मिलता होता है, लेकिन ईसीजी नॉर्मल होती है। मैनोमीटर के अंदर क्या होता है? मैनोमीटर के अंदर जो प्रेशर होता है डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म में वो 200 से ऊपर देखने को मिलता होता है। वैसे कहते हैं कि 400 से लेकर 500 तक चला जाता है। 2.5 सेकंड से ज़्यादा का होता है। बेरियम स्वैलो के अंदर बेरियम स्वैलो के अंदर कॉर्क स्क्रू या रोजनी बीट या सूडो डायवर्टिकुलोसिस मिलता है। एंड ट्रीटमेंट इज लॉन्ग इसोफेजोमायोटोमी। नेक्स्ट इज नट क्रैकर इसोफेगस। नट क्रैकर इसोफेगस को सुपर स्क्वीज इसोफेगस भी कहते हैं। इसमें भी इसोफेजियल एंजाइना होता है, चेस्ट पेन होता है, डिस्फेजिया होता है। मैनोमीटर के अंदर प्रेशर 180 से लेकर 200 तक होता है ऑलमोस्ट। ठीक हो गया। ओके, और ये 6 सेकंड से ज़्यादा की वेव्स होती है और इसमें ट्रीटमेंट नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। नेक्स्ट इज ज़ेनका डायवर्टिकुलम या सूडो डायवर्टिकुलम या पल्शियन डायवर्टिकुलम। ये किलियंस ट्रायंगल में होता है, 50 ईयर से ऊपर में देखने को मिलता है। डिस्फेजिया होता है, अनडाइजेस्टेड फूड की रिगर्जिटेशन होती है। रिकम्बेंट पोजीशन में आपको ये देखने को मिलता है रिगर्जिटेशन। हैलेटोसिस होती है, गरगलिंग साउंड होती है जिसको बोलते हैं बॉयज साइन। और इन्वेस्टिगेशन और चॉइस इज बेरियम स्वैलो। हमेशा डायवर्टिकुलम के लिए हमेशा बेरियम स्टडीज आती है जीआईटी के डायवर्टिकुलम के लिए, चाहे वो स्टोमा का डायवर्टिकुलम हो, क्लोन का डायवर्टिकुलम हो। ओके, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? क्रिकोफिरिंजियल मायोटोमी प्लस डायवर्टिकुलोपैक्सी या डोलमैन प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डायवर्टिकुलो इसोफेजोस्टमी, स्टेपलर से करते होते हैं। इसके बाद बैरेट इसोफेगस है। बैरेट इसोफेगस को हम में क्या होता है? बैरेट इसोफेगस ना क्रॉनिक गर्ड की कॉम्प्लिकेशन होती है, उसकी वजह से कलमनर मेटाप्लीजिया होता है। और बैरेट इसोफेगस की वजह से एडिनोकार्सिनोमा होता है लोअर वन थर्ड ऑफ इसोफेगस का। स्मोकर्स में होता है। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हार्ट बर्न्स आपको देखने को मिलती है। अपर जी एंडोस्कोपी कराओगे तो आपको कलमनर म्यूकोसा मिलेगा और 8 बायोप्सी करानी होती है। ओके, और हिस्टोलॉजी के अंदर गॉबलेट सेल्स मिलता है। आपने एंडोस्कोपिक सर्विलेंस करानी होती है। ओके, ठीक है। बैरेट इसोफेगस के लिए 2 से लेकर 6 साल तक। अगर डिस्प्लेजिया है, लो ग्रेड डिस्प्लेजिया तो 6 मंथ, और अगर हाई ग्रेड है तो आपने इसोफिजेक्टमी करनी होती है। इसके बाद सी इसोफेगस है। कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस 2 तरह का होता है, स्क्वेमस सेल, एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल के जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ज़ेनका डायवर्टिकुलम है, एक्लेजिया कार्डिया है, लाई इंजेक्शन है, प्लमर विंसन सिंड्रोम है, साइटोमेगालो वायरस है। एडिनोकार्सिनोमा के जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो ओबेसिटी है, गर्ड है, स्क्लेरोडर्मा है, बैरेट इसोफेगस है। क्लियर। अब एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा? सी एसोफेगस में 50 साल से ऊपर एज देखने को मिलेगी। प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा लेकिन सॉलिड्स के लिए ज़्यादा होगा। वेट लॉस होगा, कैशेक्सिया होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी। और तमाम जीआईटी के कैंसर लीवर में जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन और चॉइसेस अपर जी एंडोस्कोपी प्लस माइनस बायोप्सी करा सकते हैं। स्टेजिंग के लिए आप एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते हैं। स्टेजिंग हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से करते हैं एसोफेगस के कैंसर में, गैस्ट्रिक के कैंसर में और रेक्टम के कैंसर में। सर्जरी के अंदर आ जाते हैं। ओके, अगर कार्सिनोमा इन साइटू है तो एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन करनी है। अगर लोकलाइज्ड कैंसर है, अपर वन थर्ड में है तो मैक्यून करानी होती है, मिडल वन थर्ड में है तो आइवर ल्यूइस आ जाएगा, और लोअर वन थर्ड में है तो ओरिंगा ट्रांसहाइटल। सबसे मेन यही होती है लोअर वन थर्ड वाली। अगर डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया तो आपने पीलिएटिव ट्रीटमेंट करना होता है, जिसमें सोटार ट्यूब इंसर्ट करोगे, कीमो रेडिएशन करनी है, रेजिमेनिस ईसीएफ, एपिरोबाइसिन, सिस्प्लाटिन एंड 5-फ्लोरोयूरेसिल। नेक्स्ट इज इसोफेजियल परफोरेशन या बोर हाफ सिंड्रोम। ओके, तो इसमें क्या होता है? इसोफेजियल परफोरेशन या बोर हाफ सिंड्रोम है तो ये जो परफोरेशन होती है इसोफेगस की 3 टाइप की होती है। ओके, स्पॉन्टेनियस हो सकती है, फॉर एग्जांपल बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से, जिसको बोर हाफ सिंड्रोम कहते हैं। पैथोलॉजी की वजह से हो सकती है या इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है। सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल होती है और ये अपर पार्ट में ज़्यादा होती है, जबकि बोर हाफ सिंड्रोम लोअर वन थर्ड ऑफ इसोफेगस को इन्वॉल्व करता है। जब बोर हाफ सिंड्रोम होगा तो एक ट्रायड होता है, उसको बोलते हैं मैक्लर्स ट्रायड, चेस्ट पेन, वॉमिटिंग एंड सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा। ओके, सर्वाइकल रीजन भी आपको देखने को मिलता होता है।
ओके, ठीक है। और बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग की हिस्ट्री मिलती है। बाकी आपने क्या कराना होता है, गैस्ट्रोग्राफिन इसोफेगोग्राम कराना होता है। इसके बाद ओरल कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन है। मैनेजमेंट अगर विद इन द 24 आवर्स है, यानी गोल्डन पीरियड के अंदर आ गया है, तो आपने प्राइमरी सर्जिकल रिपेयर करना होता है। लेकिन 24 आवर के बाद है तो आपने डिब्राइडमेंट करना होता है, रिसेक्शन करना होता है। ओके, टिश्यू की फीडिंग जुजुनोस्टमी करनी होती है और डिलेड रिकॉन्स्ट्रक्शन करनी होती है। यानी डिब्राइडमेंट करना, फीडिंग जुजुनोस्टमी दिया और डिलेड रिकॉन्स्ट्रक्शन है। इसके बाद क्रॉसिव इंजरी है। क्रॉसिव इंजरी की वजह से बिनाइन इसोफेजियल स्ट्रक्चर होता है। हिस्ट्री होती है क्रॉसिव इंटेक की। अपर जे एंडोस्कोपी कराएंगे, स्किल्ड एंडोस्कोपी कराएंगे, उसमें डीप अल्सर मिलेगा। ओके, अगर अगर स्मॉल ओके स्मॉल इंजरी है तो आपने न्यूमेटिक डायलिटेशन करनी है स्ट्रक्चर में, या स्मॉल स्ट्रक्चर है तो न्यूमेटिक डायलिटेशन। लार्ज होता है इसोफेजेक्टमी करनी है। और जो इसोफेगस वाला पार्ट है उसकी जगह पर आपने इंटरपोजिशनल ग्राफ्ट लेना है। क्लोन का है जूजी नाम का। बेस्ट ग्राफ्ट तो वैसे स्टोमक ही होता है। इसके बाद स्टोमक का डिजीज़ है। स्टोमक के अंदर आ जाती है पैप्टिक अल्सर डिजीज़। तो ब्लीडिंग पैप्टिक अल्सर डिजीज़ है। इसमें पेशेंट को कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, एनसेड यूज़ कर रहा होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, ठीक है। ओके, और जो ब्लीडिंग पैप्टिक अल्सर डिजीज़ है तो आपको अपर जीआई ब्लीड देखने को मिलेगी। अपर जीआई ब्लीड दो तरह से प्रेजेंट करती है। हेमाटोमेसिस और मलीना होता है, और हाइपोवोलेमिक शॉक वाले फीचर मिलेंगे। ओके, और याद रख लेना कि जो पैप्टिक अल्सर डिजीज होता है दो तरह का होता है, गैस्ट्रिक अल्सर, डुडिनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर लेजर कर्वेचर पे होते हैं और यहाँ पे जो आर्टरी ब्लीड करती है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, और डुडिनल अल्सर पोस्टीरियर वाल में होती है और यहाँ पे जो आर्टरी ब्लीड करती है वो गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी होती है। ब्लीडिंग पैप्टिक अल्सर डिजीज में जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस और ट्रीटमेंट और चॉइस है दोनों अपर जी एंडोस्कोपी होती है। ट्रीटमेंट और चॉइस में पहले आप अपर जी एंडोस्कोपी कराओगे, एपिनेफ्रिन से, कॉटरी से और क्लिपिंग से ब्लीडिंग रोकोगे, और लेप्रोटमी करोगे, डायरेक्ट कंप्रेशन करोगे, विगोटमी करोगे, या रो एक्स एंड वाई गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी कर दोगे, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद रो एक्स एंड वाई गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी। इसके बाद परफोरेटेड पैप्टिक अल्सर डिजीज है। ओके, इसमें क्या होगा, वन सेकंड, पेशेंट एनसेड यूज कर रहा है तो अचानक इसका सीवियर सेंट्रल एब्डोमिनल पेन है जो कि जनरलाइज्ड हो जाएगा और पैरोटिनाइटिस वाले फीचर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा नीमोपेरिटोनियम हो जाएगा, गैस अंडर द राइट डायफ्राम। तो इसमें जनरलाइज एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल इंस्पायरेशन से मूव नहीं करेगा, टेंडरनेस होती है, रीबाउंड टेंडरनेस होती है, गार्डिंग होती है, रिजिडिटी होती है, जो लीवर डलनेस है वो ओब्लिटरेट हो जाएगी, बॉबल साउंड डिक्रीज हो जाती है, फीवर होता है, टैकीकार्डिया होता है। इन्वेस्टिगेशन कराओगे चेस्ट एक्सरे तो आपको नीमोपेरिटोनियम देखने को मिलेगा, गैस अंडर द डायफ्राम है तो उसको बोलते हैं नीमोपेरिटोनियम। क्लियर। बाकी अगर हम सर्जरी के अंदर आ जाते हैं तो सर्जरी के अंदर क्या है, ओके, तो मैनेजमेंट के अंदर लेप्रोटमी करनी होती है। लेप्रोटमी किया और पेरिटोनियल कैविटी को वॉश किया विद नॉर्मल सलाइन है। फिर इसके बाद आपने अगर डूडिना में टेयर है तो आपने ग्राम सोमेंटल रिपेयर करना होता है। अगर स्टोमक में है तो आपने बायोप्सी किया, रो एक्स एंड वाई गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी प्लस डुडिनोजुजिनोस्टमी आपने करनी होती है। इसके बाद गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया। ओके, तो इसमें आपको हाइपोकैलेमिक, हाइपोकैल्सीमिक, हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया देखने को मिलता है। तो इसमें क्लोराइड का लेवल कम होता है, हाइड्रोजन कम होता है, कैल्शियम कम होता है, सोडियम कम होता है, पोटेशियम कम होता है। अब डुडिनल अल्सर हील हो जाती है और फाइब्रोसिस करते हैं जिसकी वजह से स्टेनोसिस होगी और ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है। तो प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग से प्रेजेंट करता होता है, नॉन एपिगैस्ट्रिक पेन है, एनसेड्स की वजह से होता है, और सक्सेशन स्प्लैश आपको देखने को मिलता होता है इसमें, कि जैसे ही हम स्टोमक को मूव करेंगे तो आपको साउंड सुनाई देगी कि स्टोमक डायलिटेशन हुई है। अपर जे एंडोस्कोपी कराओगे तो आपको डुडिनम के फर्स्ट पार्ट की ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी, और पहले आप आईवी फ्लूइड्स देते हैं, नॉर्मल सलाइन, फिर डेक्सट्रोज सलाइन, और फिर आप जंप करते होते हैं किस चीज़ के अंदर, KCL के अंदर। ओके, और सर्जरी कौन सी होती है, रैप्स्टेड पायलोमायोटोमी, या फिर हम न्यूमेटिक डायलिटेशन और गैस्ट्रोजिनोस्टमी भी कर सकते होते हैं। आगे गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर आ जाते हैं। गैस्ट्रिक कैंसर की जो हिस्टोलॉजिकल टाइप होती है वो तीन पढ़नी है, एडिनोकार्सिनोमा, जिस्ट और लिम्फोमा होता है। लिम्फोमा एच पाइलोरी की वजह से होता है, उसके लिए आपको पता दो रिजिमेन होते हैं, ट्रिपल और क्वाड्रेपल। ट्रिपल में क्लैरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिलिन और PPA आ जाती है, जबकि क्वाड्रेपल में आपके टेट्रासाइक्लिन आ जाता है, बिस्मथ आ जाता है, PPA आ जाता है, मेट्रोनिडाजोल आ जाता है। इसके अलावा जिस्ट का ट्यूमर है, जिस्ट के ट्यूमर में सी किट ज़्यादा होता है, एक्टिन होता है, डेस्मिन होता है। इसका ट्रीटमेंट में इमाटिनिब और सर्जिकल रिसेक्शन करनी होती है। जबकि एडिनोकार्सिनोमा होता है, इसकी क्लासिफिकेशन होती है लॉरेन क्लासिफिकेशन। ओके, यानी जो माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं लॉरेन क्लासिफिकेशन, और जो होती है ग्रॉस होती है उसको बोलते हैं हम, ओके, बोरमैन क्लासिफिकेशन होती है, वो हम पढ़ेंगे। लॉरेन क्लासिफिकेशन के मुताबिक एडिनोकार्सिनोमा दो टाइप का होता है, डिफ्यूज और इंटेस्टिनल। जो डिफ्यूज वाला होता है डीप अल्सर में, डिफ्यूज वाले में क्या होता है, डीप अल्सर होता है, लिनाइटिस प्लास्टिका देखने को मिलता है। इंटेस्टाइनल वाले में आपको पोलीपॉइड मैस देखने को मिलता होता है। ओके, अब जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है 50 साल से ऊपर देखने को मिलता है, अभी गैस्ट्रिक पेन होता है, वेट लॉस होता है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है। सिम्पटम्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, पाल्पेबल मैस होगा एपिगैस्ट्रियम में, विर्चू नोड होगा जो कि सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होती है, इस साइन को बोलते हैं अट्रोजियर साइन। आयरिश लिम्फ नोड होगा जिसको बोलते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है। सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, ब्लमर शेल्फ देखने को मिलेगा, क्रूकनबर्ग ट्यूमर हो सकती है। अगर ग्रोस देखा जाए तो ग्रोस क्लासिफिकेशन देखी जाए तो स्टोमक कैंसर दो टाइप का होता है, अर्ली और एडवांस। अर्ली में म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक होता है,
और जो एडवांस वाला होता है उसके लिए क्लासिफिकेशन होती है बोरमैन। बोरमैन टाइप 1 वाला पॉलीपॉइंट होता है, 2 में डीप शार्प अल्सर होता है, अल्सर विद शार्प मार्जिन होते हैं, वेल डिमार्केटेड मार्जिन होती है, 3 में अल्सर विदाउट एनी मार्जिन है, और 4th में क्या होता है डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है। क्लियर। बाकी गैस्ट्रिक कैंसर में जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वहाँ पर जे एंडोस्कोपी और बायोप्सी होती है। ओके, बाकी सीटी स्कैन चेस्ट कराओगे, यानी एब्डोमेन पेल्विस का कराओगे, चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस का स्टेजिंग के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, और बाकी पेट स्कैन मेटास्टेसिस को देखने के लिए करते हैं। ओके, आप सर्जरी के अंदर सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी करेंगे प्लस माइनस पिल ग्रोथ, टाइप 2 गैस्ट्रोजिनोस्टमी है, या फिर टोटल कर सकते हैं। टोटल के बाद आप रो एक्स एंड वाई इसोफेगोजुजिनोस्टमी से आप रिकंस्ट्रक्शन करोगे। ओके, अगर कोई भी पेशेंट को एक्यूट एब्डोमेन है तो उसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या होती है? सबसे पहले आपने रिससिटेट करना होता है, मेंटेन ABCDE, फिर आपने NPO रखना होता है, NG डालनी है टू डीकम्प्रेस स्टोमक एंड इंटेस्टाइन है, IV लाइन लगानी है, IV फ्लूइड्स देने हैं फॉर वॉल्यूम रिससिटेशन, फिर 3A देने होते हैं, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक एंटीमेटिक है, फिर आपने वाइटल्स को मॉनिटर करना होता है, यूरिन आउटपुट को देखना होता है। क्लियर, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद एक और एल्गोरिथम है गाल ब्लैडर के बारे में। अगर गाल ब्लैडर, ओके ठीक है, गाल ब्लैडर पाल्पेबल नहीं होता, किस कंडीशन में? गाल स्टोन में नहीं होता और CBD के स्टोन्स में नहीं होता। अगर गाल ब्लैडर पाल्पेबल और जॉन्डस भी है तो आपने ये देखना है कि टेंडर है या नॉन टेंडर है। अगर टेंडर है तो हम पाएंगे, नॉन टेंडर है तो आपने कॉन्ट्रास्ट इनहांस CT स्कैन कराना है। अगर कॉन्ट्रास्ट इनहांस CT स्कैन होता है, ओके, तो अगर पॉजिटिव है तो कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियास, अगर नेगेटिव है MRCP किया तो कोलेंजियोकार्सिनोमा होगा, और अगर पेनलेस जॉन्डस है, पाल्पेबल गाल ब्लैडर है, तो वो गाल स्टोन की वजह से नहीं हो सकता बल्कि वो कैंसर की वजह से होता है। दिस लाइज कॉल्ड कोर्बोजियला। ओके, तो आगे चलते हैं हम। ओके, और नॉर्मली मैंने ये कहा था कि गाल ब्लैडर के डिजीज़ में जॉन्डस नहीं होता, एक ही कंडीशन गाल ब्लैडर के डिजीज़ में जॉन्डस करवाती है, वो है मिरीजी सिंड्रोम, कि अगर गाल स्टोन सिस्टिक डक्ट में या हार्ट में पाउच में है वो CBD को कंप्रेस करेगा, जॉन्डस होगा, उसको बोलते हैं मिरीजी सिंड्रोम। ओके, तो अगला पढ़ेगा कोलिलिथियासिस। कोलिलिथियासिस या गाल स्टोन, इसमें आपने 4F को रट्टा मारना होता है, 40, फीमेल, फर्टाइल और फैट होती है। ओके, तो जो कोलिलिथियासिस होता है, गाल स्टोन होता है, 3 टाइप का होता है, कोलेस्ट्रॉल वाला होता है, पिगमेंटेड होता है और मिक्स्ड होता है। कोलेस्ट्रॉल में वही आपने 4F रट्टा मारनी है, फीमेल, 40, फर्टाइल और फैट होता है। जो पिगमेंटेड वाला होता है वो 2 टाइप का होता है, ब्लैक और ब्राउन होता है। ओके, जो ब्राउन वाले होते हैं ये गाल ब्लैडर में होते हैं, ब्लैक वाली आपको किस में देखने को मिलती है? ये ब्राउन वाले CBD में थे और ब्लैक वाले आपको गाल ब्लैडर में देखने को मिलते हैं। ब्लैक में क्या होता है? इनसॉल्युबल बिलिरुबिन होता है, ठीक है, और कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, जबकि ब्राउन में कैल्शियम बिलिरुबिनेट के कॉम्प्लेक्स बने होते हैं। जो ब्लैक वाले होते हैं हेमोलिसिस की वजह से होते हैं और उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होता है, जबकि ब्राउन वाले ये इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, स्कैरिस, क्लोनोर्किस और इकोलाई है, और सबसे ज़्यादा स्टोन आपके मिक्स्ड वाले कॉमन होते हैं। अब कोलिलिथियासिस कैसे प्रेजेंट करता है? बिलियरी कोली की पेन करवा देगा। बिलियरी कोली की पेन राइट हाइपोकॉन्ड्री में देखने को मिलेगा, वो बैक में जा सकता है और टिप ऑफ राइट शोल्डर में जाएगा। इसके अलावा आपको गाल ब्लैडर में एयर मिल सकती है। अगर गाल ब्लैडर में एयर मिल रही है तो 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो एम्फीसीमेटस कोलिसिस्टाइटिस है या गालस्टोन इलियस है। अब गालस्टोन इलियस क्यों होता है? कोलिसिस्टोडुडिनल फिस्टुला की वजह से होता है, और इसमें ट्राइड होता है, रेगुलर स्ट्राइड। रेगुलर स्ट्राइड में क्या होता है? रेगुलर स्ट्राइड में स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, निमोबिलिया होता है और स्टोन मिलता है राइट इलिक फोसा के अंदर। अब इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस अल्ट्रासाउंड होती है, अल्ट्रासाउंड में कैलकुलाई मिलते हैं, थिकनेस ऑफ गाल ब्लैडर वाल जो कि 3 मिलीमीटर से ज़्यादा की हो जाती है, और पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड होता है। हिडा स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ये मेनली इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें डिलेड गाल ब्लैडर विजुअलाइजेशन होगी आफ्टर द 30 या कुछ मिनट्स होते हैं। ओके, बाकी गाल ब्लैडर के डिजीज़ के लिए जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस अल्ट्रासाउंड होती है और आपने कोलिसिस्टेक्टमी करनी होती है। इसके बाद एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है, एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस है, जिसमें मर्फी साइन होता है। मर्फी साइन ये होता है कि जब राइट कोस्टल मार्जिन को पाल्पेट कर रहे हैं तो पेशेंट इंस्पायरेशन के अंदर ब्रेथ को अरेस्ट कर लेगा, इंस्पायरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। बहुत साइन क्या होता है? ओके, हाइपरस्थीसिया बिलो द राइट स्कैपुला। तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा और कांस्टेंट राइट अपर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिलेगा, और वंस अगेन उसकी वजह से मर्फी साइन होगा और टिप ऑफ राइट शोल्डर को इरिटेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस अल्ट्रासाउंड एंड गोल्ड स्टैंडर्ड इज हिडा स्कैन। ओके, और 4 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो मर्फी साइन, और इसके अलावा पूरी इसमें क्या मिलेगा? ओके, 4 मिलीमीटर से ज़्यादा की आपको देखने को मिलेगी। ओके, गाल ब्लैडर के थिकनेस, मर्फी साइन होगा, पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। ओके, बाकी इसमें क्या करते हैं? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद 6 से लेकर 8 हफ्ते के बाद क्या करते हैं? इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी करते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिजीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो है कोलिटुकल, यानी CBD का डिजीज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो CBD का डिजीज में रट्टा मार लेना कि 2 ही है। CBD में स्टोन होते हैं, दूसरा CBD की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो CBD में स्टोन होते हैं उसको बोलते हैं कोलिटोकोलिथियासिस, और अगर CBD की वजह से स्टोन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको बोलते हैं एक्यूट कोलेंजाइटिस। तो कोलिटोकोलिथियासिस ये CBD स्टोन है, इसमें गाल ब्लैडर इम्पाल्पेबल होता है। हमेशा जो स्टोन्स के अंदर गाल ब्लैडर इम्पाल्पेबल होगा और मैलिग्नेंसी में गाल ब्लैडर पाल्पेबल होगा, दिस इज कॉल्ड कोर्बोजियला। तो कोलिटोकोलिथियासिस में जॉन्डस मिलता है और पेन मिलता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में, लेकिन फीवर नहीं होता। ओके, वंस अगेन इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस ERCP, और ट्रीटमेंट में भी ERCP होता है। अब ERCP में क्या मिलेगा? अल्किलाइन फॉस्फेटेस के लेवल ज़्यादा होगा, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज के लेवल ज़्यादा होगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होगा, और अल्ट्रासाउंड में आपको डायलेटेड CBD मिलेगा और गाल स्टोन
शैडो भी आपको देखने को मिलेगी, पोस्टीरियर अकोस्टिक शैडो है। और ईआरसीपी में क्या करोगे, पहले पेपिला को काटोगे, फिर स्फिंक्टरॉटमी करोगे, स्टोन की एक्सट्रैक्शन करोगे, और 14 डे पे आप टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम, ठीक हो गया, यानी 10 to 14 डेज में आप टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम परफॉर्म करते होते हैं। एक्यूट कोलेंजाइटिस में आपको ट्रायड देखने को मिलता है, शार्कोट्रायड, फीवर, जॉन्डिस, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, पेन। और शार्कोट्रायड में दो चीज़ें ऐड कर देता हूँ, हाइपोटेंसिव शॉक और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, तो वो रिनोल पेंटार्ड बन जाता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन है चॉइस ईआरसीपी और मैनेजमेंट क्या होती है, ईआरसीपी से करते हैं। इसके बाद गाल ब्लैडर का एम्पाइम है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की कॉम्प्लिकेशन होती है, गाल स्टोन की वजह से होती है, बिलियरी कॉलिक पेन देखने को मिलेगा, और साथ में 4 टीज हो गए। टॉक्सिक होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेंडर होगा, और पाल्पेबल तो होगा लेकिन टेंडर होगा, और टैकीकार्डिया होगा। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस अल्ट्रासाउंड एंड ट्रीटमेंट इज लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। ओके, अब हम पेनक्रियाज के डिजीज पे आ जाती है। पेनक्रियाज के डिजीज में एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है। ओके, और एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का मोस्ट कॉमन काज गाल स्टोन होता है। याद कर लेना कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट और पेनक्रियाटिक कैंसर, इन सब के लिए इन्वेस्टिगेशन चॉइस कॉन्ट्रास्ट इनहांस सिटी स्कैन थी। क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के लिए इन्वेस्टिगेशन चॉइस इज ईआरसीपी। ओके, बाकी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का बच्चों में जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो ट्रॉमा होता है, बड़ों में गाल स्टोन होता है, और इसका काजेस को रट्टा मारने के लिए निमोनिक होता है, आई गेट स्मैश, आई से इडियोपैथिक होता है, जी से गाल स्टोन होता है, ई से एथेनॉल होता है, टी से टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, एस से स्टीरॉइड या स्नेक पॉइजन की वजह से हो सकता है, एम से आपका मेटाबॉलिक काजेस की वजह से लाइक हाइपर कैल्सीमिया आ जाएगा। ओके, ए से ऑटोइम्यून डिजीज आ जाते हैं, एस से स्टीरॉइड आ जाता है। ओके, एच से आपका हाइपरग्लाइसीमिया भी कह सकते होते हैं, क्लियर। और डी से डिविजम आ जाएगा, ठीक है, पेनक्रियाटिक डिविजम है। चाइल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन काज ट्रॉमा होता है, अडल्ट में मोस्ट कॉमन काज स्टोन आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके लिए एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के लिए क्राइटेरिया यूज करते हैं, उसका नाम है रेंसन क्राइटेरिया, सीवियरिटी को देखने के लिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम 5 चीज़ें देखते हैं, और एट 48 आवर्स हम मजीद 6 चीज़ें देखते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ओके, तो 5 चीज़ें कौन कौन सी थी, निमोनिक है, लीगल, ओके, एल से ल्यूकोसाइटोसिस है, ई से एंजाइम होते हैं जिसमें ईएसटी का लेवल आ जाता है, जी से ग्लूकोज है, ए से एज है, और एल से एलडीएच आ जाता है। ओके, क्लियर। तो जो ल्यूकोसाइटोसिस होता है वो 16 से ज़्यादा होता है, एंजाइम ईएसटी का लेवल 250 से ज़्यादा का होता है, ग्लूकोज 200 से ज़्यादा का है, एज 55 से ऊपर, और एलडीएच 350 से ऊपर। अब इसके बाद एट 48 आवर्स है तो उसमें आपने रट्टा मार लेना, निमोनिक है, बैश, ओके, बेस डेफिसिट है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन है, ए से आपका आ जाएगा आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन है, एस से आपका सीरम कैल्शियम और सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, और एच से आपका हिमाटोक्रेट आ जाएगा। ओके, क्लियर, ठीक हो गया। बाकी इसको आपने 1 2 4 5 6 8 से रट्टा मारना होता है। ओके, आगे हम चलते होते हैं इसके यानी कैसे बचाना होता है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है तो पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन होगा जो कि बैक की तरफ रेडिएट करेगा, और ये एपिगैस्ट्रिक पेन ठीक हो जाएगा बाय सिटिंग फॉरवर्ड। और रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा, अगर फ्लैंक में होती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन फ्लैंक की होती है तो उसको ग्रे टर्नर साइन बोलते हैं, पेरिम्बलाइकल रीजन की होती है उसको क्यूलन साइन बोलते हैं, इंग्वानल रीजन की होती है उसको फॉक्स साइन कहते हैं। और एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी आपको देखने को मिल सकती है, असाइटिस की वजह से देखने को मिल सकती होती है। ओके, क्लियर। इसके बाद है कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है वो कंट्रास्ट इनहांस सिटी स्कैन होता है, 72 आवर्स की बात कराते हैं ताकि पस को, नेक्रोसिस को, कॉम्प्लिकेशन को देखा जा सके। अमाइलेज हम स्क्रीनिंग के लिए करते हैं विद इन द 24 आवर। जो लाइपेज होता है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, 72 आवर्स में देखने को मिलता है। और अल्ट्रासाउंड हम स्टोन्स को देखने के लिए करते होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं, पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, फिर एंटीबायोटिक देते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, ईआरसीपी करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं। सर्जरी में लेप्रोटमी करेंगे, पेनक्रियाटिक नेक्रोसेक्टमी करेंगे, फिर इसके बाद क्लोज कंटिन्यूस ड्रेन लगा देंगे, या फिर हम क्लोयर कर देंगे, फिर री लेप्रोटमी कर देंगे 48 to 72 आवर्स के अंदर। अब एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होती है, लोकल और सिस्टमिक है। लोकल में क्या होता है, लोकल में आपके एसाइटिस फ्लूइड जमा हो जाता है, स्टीराल नेक्रोसिस होती है, इन्फेक्टिव नेक्रोसिस होती है, पेनक्रियाटिक कैप्सस बनेगी, फिर पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट हो जाएगी, सप्लीनिक आर्टरी एन्युरिज्म और सप्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस है। जबकि सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन के अंदर रेस्पो के अंदर एआरडीएस हो जाएगा। ओके, सीवीएस में ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, प्लूरल फ्यूजन देखने को मिल सकती है, ब्लड में डीआईसी हो जाएगा, जीआईटी में पेप्टिक अल्सर डिजीज है, रेनल में ओलिगोयूरिया और फैट नेक्रोसिस आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस पे आ जाती है। क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के लिए आपके क्या क्या थे, क्रॉनिक ओके, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के काजेस में अल्कोहल आ जाता है, पेनक्रियाटिक डक्ट स्टोन आ जाते हैं, ओके, पेनक्रियाटिक डिविजम आ जाता है, एनुलर पेनक्रियास है, सिस्टिक फाइब्रोसिस और ऑटोइम्यून पेनक्रियाटाइटिस है। इसमें भी एपिगैस्ट्रिक पेन होता है लेकिन जो बैक की तरफ जाता होता है, और इसमें आपको स्टीटोरिया देखने को मिलेगा। ओके, और विटामिन ए, डी, ई के जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी होगी, ऑस्टियोमलेशिया होगा। ओके, इन्वेस्टिगेशन चॉइस वंस अगेन इस ईआरसीपी और एमआरसीपी कराते होते हैं। पेनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट करा लेंगे, एंडोक्राइन के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, और एक्सोक्राइन में आप एनबीटी पावर टेस्ट करा लोगे, और फीकल एलास्टेस लेवल करा लोगे। अमाइलेज के लेवल इसमें नॉर्मल होता है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या आता है, पेनक्रियाटिक को जुजिनोस्टोमी करवा सकते हो, या फ्राई प्रोसीजर कर सकते हो। ओके, फ्राई पियोस्तू ऑपरेशन कर सकते हो, और डिस्टल पेनक्रियाटेक्टमी कर सकते हैं। पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट आ जाते हैं, एक्यूट में 4 वीक्स के बाद देखने को मिलती है, ज़्यादातर ये क्रॉनिक की वजह से होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, अमाइलेज रिच फ्लूइड की कलेक्शन होती है कवर्ड बाय फाइब्रोटिक या ग्रैनुलेशन टिश्यू है। तो नोमोन मोबाइल मैस देखने को मिलेगा एपिगैस्ट्रियम में, जो कि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन करा देगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वगैरह करा देगा। ओके, ठीक हो गया। बाकी इन्वेस्टिगेशन और चॉइसेस कंट्रास्ट इनहांस सिटी स्कैन होती है, अमाइलेज के लेवल ज़्यादा होता है, कार्सिनोम
कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन इसमें नॉर्मल रहेगा, ठीक है, अमाइलेज का लेवल ज़्यादा होता है। जबकि म्यूसिनस कैंसर में क्या होता है, म्यूसिनस कैंसर में जो अमाइलेज है वो आपको क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल मिलता है, लेकिन म्यूसिनस कैंसर में CA कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन ज़्यादा होता है और CA-99 ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक इंट्रापेपिलरी म्यूसिनस नियोप्लाज्म है, इसमें अमाइलेज के लेवल भी ज़्यादा और कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन के लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलता होता है। और याद करना CA-99 पेनक्रियाटिक कैंसर में भी ज़्यादा होता है और गाल ब्लैडर के कैंसर में भी ज़्यादा होता है। और पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट के लिए क्या करेंगे, सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी कर देंगे, सिस्टोजुजिनोस्टमी कर देंगे। सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी या जुजिनोस्टमी कैसे कर सकते हैं, एंडोस्कोपी से कर सकते हैं या सर्जरी से कर सकते हैं। इसके बाद पेनक्रियाटिक कैंसर पे आ जाते हैं। ओके, तो पेनक्रियाटिक कैंसर वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। पेनक्रियाटिक कैंसर होता है, ओके, तो मोस्ट कॉमनली ये डक्टल्स होते हैं और रेडिनोकार्सिनोमा होते हैं, हेड में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। ओके, जो कैंसर होते हैं एम्पुलरी और पैरी एम्पुलरी, जो पैरी एम्पुलरी होते हैं जिसमें डिजिटल CBD का कैंसर आ जाता है, हेड ऑफ पेनक्रियास का आ जाता है और ड्यूडिनल कैंसर वगैरह आ जाता होता है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ओके, जो पेनक्रियाटिक कैंसर होता है 65 से ऊपर देखने को मिलता है। क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री मिलती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस प्रेजेंट करता है। अब किसी पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, कैसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट, तो उसमें इची होगा, डार्क यूरिन, पेल स्टूल होगा, इंक्रीज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा, ALP का लेवल ज़्यादा होगा, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेंस का लेवल ज़्यादा होगा, पाल्पेबल गॉल ब्लैडर होगा, वेट लॉस होगा। इन्वेस्टिगेशन और चॉइसेस कॉन्ट्रास्ट एनहांस CT स्कैन है। बाकी कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन करा सकते हैं, CA-99 है और बाप से करा सकते हैं। इन आगे ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। ओके, ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना होता है, पहले आपने ना, ओके, सर्जरी से पहले आपने IV फ्लूइड्स देने होते हैं, विटामिन K देना होता है ताकि कोई क्लॉटिंग फैक्टर की या फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो। एंडोस्कोपिक ड्रेनेज करते होते हैं ERCP या PTC से टू रिलीव द जॉन्डिस है। और सर्जरी के अंदर विपल्स प्रोसीजर और लॉन्ग माइट ट्रैवर्सो प्रोसीजर होता है। विपल्स को बोलते हैं पाइलोरस रिमूविंग पेनक्रियाटोडुडेक्टमी, जबकि लॉन्ग माइट ट्रैवर्सो को बोलते हैं पाइलोरस स्पेयरिंग पेनक्रियाटोडुडेक्टमी। इन दोनों की कॉम्प्लिकेशन है डिलेड गैस्ट्रिक एम्टाइंग। अब विपल्स प्रोसीजर की में क्या क्या चीज़ें निकालते थे, विपल्स प्रोसीजर में कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियास निकाल देते हैं। इसके अलावा स्टोमक का डिस्टल एंड है, डुडिनम निकाल देते हैं, प्रॉक्सिमल जुजिनम निकाल देते हैं, गाल ब्लैडर निकाल देते हैं, CBD निकाल देते हैं। और रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, हेपाटोजुजिनोस्टमी से, पेनक्रियाटिक और जुजिनोस्टमी से और गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी से होता है। क्लियर। बाकी इसके अलावा कुछ हम कीमो ड्रग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मिमोनिक होता है, FG 5-फ्लोरोयूरेसिल और जेमसिटामिन आ जाती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पैरोटिनाइटिस के अंदर। अब पैरोटिनाइटिस प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी वाला स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पैरोटिनाइटिस की वजह से देखने को मिलता है और सेकेंडरी वाला इंटेस्टाइनल परफोरेशन की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर। जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है डुडिनम में होती है और आइलिया में होती है। डुडिनम में पेप्टिक अल्सर डिजीज की वजह से और आइलिया में टाइफाइड अल्सर की परफोरेशन की वजह से होती है। इसमें पेशेंट को जनरलाइज एब्डोमिनल पेन होगा, फीवर होगा, टैकीकार्डिया होगा, टेंडरनेस और गार्डिंग देखने को मिलती है। ओके, बाकी इसमें डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल इलाज कराओगे, इसमें वो टर्बिट मिलेगा। WBC 500 से ज़्यादा के होते हैं, ग्राम स्टेनिंग होती है, कल्चर सेंसिटिविटी होता है, RBC 1 लाख से ज़्यादा के होते हैं। और स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पैरोटिनाइटिस में 250 से ज़्यादा न्यूट्रोफिल आने चाहिए। ओके, तो बाकी पैरोटिनाइटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, लेप्रोटमी करोगे, नॉर्मल सलाइन से वाश करोगे, अल्सर को या इंटेस्टाइन को रिपेयर करोगे, डिब्राइडमेंट करोगे, क्लोयर करोगे, एंटीबायोटिक का कवर कर दोगे, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन जो कि सीफोटेक्सिम होती है या सेफ्ट्राइजोन होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है लीवर के डिजीज़ है। तो पहला है पायोजेनिक लीवर एब्सेस। इसका मोस्ट कॉमन काज वेस्ट के अंदर इकोलाई या एशिया में क्लैप्सिला और बच्चों में स्टेफाइलोकोकस आ जाएगा। ओके, तो बाकी इसमें शार्कोट्राइड होगा और पेशेंट डायबिटीज़ होगा, HIV या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा या फिर इंट्रावीनस ड्रग यूज़र होगा। ओके, ठीक हो गया, ये आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। तो इसके डिफरेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके काजेस वगैरह लिखे हुए हैं। ओके, पायोजेनिक लीवर एब्सेस के कि ये बिलियरी काजेस की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल CBD स्टोन है, कोलेंजियोकार्सिनोमा कोलेंजाइटिस की वजह से होता है। ओके, पोर्टल में अपेंडिसाइटिस आ जाती है और IBD आ जाएगा पोर्टल वेन के थ्रू। और सिस्टमिक में डायबिटीज़ और आपका HIV वगैरह आ जाता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन और चॉइसेस नीडल एस्पायरेशन करते हैं। ओके, कल्चर सेंसिटिविटी करते होते हैं मटीरियल की। ओके, पायोजेनिक लीवर एब्सेस के लिए कल्चर सेंसिटिविटी है। और जबकि ट्रीटमेंट क्या होगा, एंटीबायोटिक्स होगी, अपर क्यूटेनियस ड्रेनेज करते हैं। ओके, अंडर द अल्ट्रासाउंड गाइडेड और एंटीबायोटिक ड्रेनेज करेंगे और ओपन सर्जरी कर सकते हैं। एंटीबायोटिक में मेट्रोनिडाजोल आ जाएगा। ओके, अमोक्सिलिन आ जाती है और जेंटामाइसिन आ जाती है। इसके बाद आपकी आ जाती है माइबिक लीवर एब्सेस। पहले हमने पढ़ा पायोजेनिक जो कि बैक्टीरिया की वजह से थी, अब हम पढ़े माइबिक लीवर एब्सेस। तो जो माइबिक लीवर एब्सेस होती है, ओके, तो एंटोमाइबोसोलिटिका की वजह से होती है। फ्लास्क शेप अल्सर होता है, पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर होगा, लीवर के राइट लोब को इन्वॉल्व करेगा, वहाँ पे पस बनती है और एनकोवी पेस्ट या चॉकलेट सॉस मटीरियल हो जाएगा। इसमें राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है, ब्लडी डायरिया देखने को मिलता है प्रीवियसली और टेंडर हिपैटोमेगाली होती है। सीरोलॉजी इसकी सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है, एंटीबॉडी मिलेगी। बाकी अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट में क्या होगा, अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्रेनेज करेंगे, मेट्रोनिडाजोल देंगे और डिलैक्सोनाइट फ्यूरेट देंगे। इसके बाद हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज होता है, काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस की वजह से होता है। इसका डेफिनेटिव होस्ट डॉग होता है, इंटरमीडिएट होस्ट शीप होता है और डेड एंड होस्ट ह्यूमन होता है। ओके, तो ये शेफर्ड में देखने को मिलता है। राइट लोब ऑफ लीवर को इन्वॉल्व करता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम
में पेन होगा, हिपैटोमेगाली होती है। ओके, सिरोलॉजी में आप एलाइजा कराओगे और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करा लोगे। बाकी सिटी स्कैन कराओगे, आपको रिंग लाइक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगी। चेस्ट रेडियोग्राफ कराओगे तो मेनिस्कस साइन देखने को मिलेगा या वाटर लिली साइन देखने को मिलेगा। ओके, ट्रीटमेंट में अल्बेंडाजोल प्लस पेयर थेरापी है। पेयर थेरापी में परक्यूटेनियस पंक्चर, एस एस्पिरेशन, आइस इंजेक्शन ऑफ कोलिसाइडिल एजेंट जो कि 20% हाइपरटोनिक सलाइन होता है, या अल्कोहल भी कर सकते हैं, और ये एस्पिरेशन होती है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं लोअर जीआईटी के अंदर। लोअर जीआईटी के अंदर सबसे पहला डिजीज है पाइलोनाइडल साइनस, इनर किनाल के डिजीज है। इनर पाइलोनाइडल साइनस को जी बॉटम या ड्राइवर बॉटम भी कहते हैं। ब्लाइंड ट्रैक होती है इंटरगुलेटियल क्लेफ्ट के अंदर 5 सेंटीमीटर अबव द इनर वर्ज होती है इन द कॉक्सिस। तो इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है? थ्रॉबिंग पेन होगा, डिस्चार्जिंग पस होगी इन द मिड लाइन और टफ्ट ऑफ हेयर देखने को मिलेगा। अब इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है, पेनफुल इनर किनाल की डिजीज होती है। अब वो कौन कौन सी पेनफुल इनर किनाल की डिजीज है जो कि डीडी में रखनी है? तो आपकी पाइलोनाइडल साइनस है, इनर फिशर है, प्रोराइटस है, नहीं होता है, 4th डिग्री पाइल्स है, पेरिनल एब्सेस है और इनर फिस्टुला। सारी कंडीशंस पेनफुल होती है। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? मैनेजमेंट के अंदर एक्यूट केस में आपने एंटीबायोटिक और ड्रेसिंग देनी है सी एंड ड्रेनेज से। अगर क्रॉनिक है तो आपने रोम्बॉइड फ्लैप देना होता है, बेस्कोम ऑपरेशन देना होता है, ज़ीब्लास्टी और कैरीटेकिस ऑपरेशन। इसके बाद इनर फिशर है। इनर फिशर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट होता है इन द डिस्टल इनर किनाल है। तो इसके जो ओके, तो ये किसकी कॉम्प्लिकेशन या कॉजेज होते हैं? इसकी कॉज क्या होते हैं? कॉन्स्टिपेशन या क्रॉन्स डिजीज की वजह से, टीबी की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें सीवियर पेन होता है, डेफिकेशन पे ब्राइट रेड ब्लड देखने को मिलता है और पोस्टीरियर मिड लाइन में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? 6 o'clock पर, जबकि हेमोरॉइड्स 3, 7, 11 पे होते हैं। क्लिनिकल डायग्नोस होता है, बाकी प्रोक्टोस्कोपी और डीआरई इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। ओके, मैनेजमेंट क्या होगी? कंजर्वेटिव में आप लैक्सेटिव देते होते हैं, ओके, फाइबर्स देते होते हैं, ओके, ताकि स्टूल का कंटेंट बढ़ जाए, वाटर देते होते हैं, ओके, और सीड्स बाथ देते होते हैं। इसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट में गिल्टियाजिम, नाइट्रिक ऑक्साइड, बोटॉक्स के इंजेक्शन ताकि इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर सके, और सर्जरी के अंदर नोटारास लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी प्लस इनल एडवांसमेंट फ्लैप है। इसके बाद हेमोरॉइड्स या पाइल्स आ जाते हैं। पाइल्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल वाले पेक्टिनेट लाइन से आपको ऊपर देखने को मिलते होते हैं, ओके, और ये मोस्ट कॉमन होते हैं, 3, 7, 11 पोजीशन पे होते हैं, ओके, पेनलेस होते हैं, उनकी बैंड लाइगेशन करनी है। एक्सटर्नल वाले पेक्टिनेट लाइन से या डेंटेड लाइन से नीचे होते हैं, पेनफुल होते हैं। इसके अलावा 3, 7, 11 के अलावा किसी और जगह पे हो सकते हैं, और एक्सीजन आपने करनी होती है। क्लियर? अब इसकी हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री ओबेसिटी की या कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री होती है। ब्राइट रेड पेनलेस ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है, म्यूकस डिस्चार्ज होता है, प्रोलैप्स आपको देखने को मिल सकता है, पाल्पेबल मैस है। ओके, पेन जब होगा हेमराइड्स में जब कोई थ्रोम्बोसिस या स्ट्रैंगुलेशन होगी, अल्सरेशन या गैंग्रीन होगी है। ओके, इन्वेस्टिगेशन और चॉइसिस प्रोक्टोस्कोपी और सिग्माइडोस्कोपी कोलोरेक्टल कैंसर को रूल आउट करने के लिए करते हैं। अब पाइल्स या हेमराइड्स, पाइल्स होते क्या? सिम्प्टोमेटिक एनल कुशन होते हैं। ओके, अब जो पाइल्स की ग्रेडिंग आ गई है तो ग्रेड 1 का क्या मतलब होता है? नो प्रोलैप्स है। ग्रेड 2 में प्रोलैप्स होता है लेकिन खुद ब खुद रिड्यूस हो जाता है स्पॉन्टेनियसली। ग्रेड 3 में प्रोलैप्स होता है लेकिन मैनुअली रिड्यूस करना पड़ता है, और ग्रेड 4 में परमानेंट प्रोलैप्स होता है। क्लियर? ठीक हो गया? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, बाकी हम ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। कंजर्वेटिव में वही मैनेजमेंट होती है कि आपने लैक्सेटिव देने होते हैं, फाइबर्स देने होते हैं, वाटर देना होता है, और सीड्स बात है। फर्स्ट और सेकंड डिग्री में रबर बैंड लाइगेशन और इंजेक्शन सक्लेरोथेरेपी करते हैं। इंजेक्शन सक्लेरोथेरेपी 5% फिनोल इन आलमंड सोल्यूशन से करते हैं। थर्ड फोर्थ डिग्री में क्या करते हैं? आप हेमोरोडक्टमी करते हैं। हेमोरोडक्टमी, ओके, थ्रोम्बोस वाली पाइल्स में भी करते हैं, फाइब्रोस पाइल्स में भी करते हैं, या फिर आप एक मिक्स्ड पाइल्स में भी करते होते हैं। तो ओपन वाली को मिलीगन मॉर्गन बोलते हैं, ओके, क्लोज वाली को फिरगोसन बोलते हैं, स्टैपल्ड वाली को लोंगो बोलते हैं, और जो वाइड फील्ड सबम्यूकोजल आ जाती है। क्लियर? तो ये आ जाएगी आपकी। बाकी यहाँ पर लिखा है कि जो पाइल्स क्या होते हैं? डायलेटेड हेमोरॉइडल वेन होती है, इनकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? स्ट्रैंगुलेशन, अल्सरेशन, थ्रोम्बोसिस, गैंग्रीन, ओके, ये आपको सुपरेशन देखने को मिलती है। हेमोरॉइडेक्टमी की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? अर्ली और लेट। अर्ली में क्या होती है? पार, पेन, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन और रिएक्शनरी हेमरेज, और लेट में क्या होती है? सासी। इससे क्या होगा? सेकेंडरी हेमरेज, ए से एनल स्टेनोसिस है, एस से सबम्यूकोजल एब्सेस और आई से इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलती होती है। क्लियर? ये हो जाएगा। इसके बाद एनल फिस्टुला और फिस्टुला इन इनो आ जाएगा। ओके, तो ये क्या होता है? अगर आप इनोरेक्टल एब्सेस की ड्रेनेज कर रहे हो तो उसकी वजह से बन सकता है, क्रॉन्स की वजह से हो सकता है, स्क्लेरोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशन होती है, पेन होता है, इंटरमिटेंट पुरुलेंट डिस्चार्ज होगी फिस्टुला से। क्लिनिकल डायग्नोस होता है, इसमें रूल आपने अप्लाई करना होता है जो कि गुडसा रूल होता है। गुडसा रूल का मतलब है कि जो इंटीरियर होते हैं फिस्टुला, जिनकी इंटीरियर एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, तो उनका जो पाथवे होता है वो स्ट्रेट होता है, जबकि पोस्टीरियर वाले का कर्व्ड होता है। अब इसमें क्लासिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं, वह पार क्लासिफिकेशन, इसका निमोनिक होता है। इट्स एक्स्ट्रा, आई से इंटरस्फिंक्टेरिक हो जाएगा जो कि मोस्ट कॉमन होता है। ओके, टी से ट्रांसफिंक्टेरिक हो जाएगा, एस से सुप्रास्फिंक्टेरिक और ई से एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक है। वो जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस तो आपको बता दें, क्लिनिकल डायग्नोस होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड एमआरआई होता है। अगर लो लाइंग फिस्टुला है तो आपने कंजर्वेटिव करना होता है, बाकी 3F करने होते हैं, फिस्टुलॉटमी, फिस्टुला प्लग और फिब्रिन वाले फिब्रिन ग्लू इंजेक्शन है। और अगर हाई लाइंग है तो आपने क्या करना होता है? ओके, हाई लाइंग में आपने सिटोन ऑपरेशन करना होता है, लिफ्ट करना होता है और फिस्टुलेक्टमी करनी होती है। ओके, इसके बाद इनोरेक्टल एब्सेस है। इनोरेक्टल एब्सेस आपको इंटरस्फिंक्टेरिक प्लेन में देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमनली ई कोलाई की वजह से होती है। आगे इसकी मजीद 4 टाइप्स की होती है, पेरिनल, इस्कियो रेक्टल, इंटरस्फिंक्टेरिक और पेल्वी रेक्टल, यानी पेरिनल और पेल्वी रेक्टल, इस्कियो रेक्टल और इंटरस्फिंक्टेरिक है।
ओके, जो पेरी एनल होता है इसमें पेनफुल स्वेलिंग होती है एट द एनल वर्ज, एनल वर्ज पे पेनफुल स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है। स्क्यू रेक्टल हॉर्सशू एब्सेस बनाता है, इंटरस्फिंक्टेरिक डीप एनल पेन करवाता है, और पेल्विक रेक्टल या स्क्यू रेक्टल ये पेल्विक पैरोटिनाइटिस करवा देता है। वंस अगेन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एमआरआई है, सिट्स बाद देते हैं, फिर एंटीबायोटिक देते होते हैं। ओके, एंटीबायोटिक के बाद क्या होती है, ओके, अगर पेरीनल या स्क्यूरेक्टल है, ओके, पेरीनल या स्क्यूरेक्टल है, तो इस केस में आपने क्या करना होता है, इस केस में आपने ओके इस कैसे मैनेजमेंट करनी होती है, ओके, इंसियन ड्रेनेज आपने करना होता है, क्रूशिएट इंसियन से, ओके। और अगर आपके इंटरस्फिंक्टेरिक है या सुप्रालिवेटर है तो इसमें आपने रेक्टल, ओके, रेक्टल ऑपरेशन करना होता है, रेक्टल किनाल से, ओके, ठीक हो गया, वहाँ से आपने इसको एक्सरसाइज करना होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आपको पता है स्मॉल बोवल की हो सकती है, लार्ज बोवल की हो सकती है। तो पहले एडियंस पढ़ लेते हैं। एडियंस स्मॉल बोवल की कराते होती है, तो एडियंस क्या होती है, एबनॉर्मल फाइब्रस बैंड्स होती है ऑर्गन्स के दरमियान में, ओके, ठीक हो गया। तो ये आपको एब्डोमिनल या पेल्विक सर्जरी के 1 से लेकर 5 सालों के बाद देखने को मिलती है। टीबी की हिस्ट्री देखने को मिल सकती है। बाकी वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कार्डिनल फीचर देखने को मिलेंगे। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की है तो पहले एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग होगा, फिर कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट है एब्डोमिनल एक्सरे। एब्डोमिनल एक्सरे स्पाइन व्यू में कराते हैं वाटर सॉल्युबल से, तो इसमें मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल मिलेंगे। बाकी कंफर्मेशन के लिए आपने सीटी स्कैन कराना होता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर, ओके, 72 आवर्स तक आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है। अगर उसे ठीक हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता तो एडहेसिव लाइसिस करनी है ओपन से या लैप्रोस्कोपिक से, ओके, क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद सिग्मॉइड वाल्वुलस होता है। सिग्मॉइड वाल्वुलस डायट्री फाइबर की वजह से, लैक्सेटिव अब्यूज की वजह से होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, और ओवरलोडेड पेल्विक कोलोन होता है इसमें। तो इसमें आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगी, लेफ्ट इलिक फोसा भी, और कॉन्स्टिपेशन मिलेगी क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है। एब्डोमिनल एक्सरे कराओगे तो ओमेगा या कॉफी बीन मिलेगा साइन, ओके। और आप कहने का मतलब है बेरियम नीमा कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, बेरियम नीमा के अंदर आपको एस ऑफ स्पेड साइन या बर्ड पी का अपीयरेंस देखने को मिलती है। इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, फिर सिग्माटोस्कोपी करते हैं, फिर इसमें फ्लेटस ट्यूब पास करते हैं, फ्लेटस ट्यूब से डिफ्लेशन करते होते हैं, ओके। फिर सर्जरी करते हैं। सर्जरी में क्या होती है, सिग्मैट कोलेक्टमी प्लस कोलोस्टमी और हार्टबर्न और पॉल मेकोलिक्स ऑपरेशन है। इसके बाद इंटरसेप्शन है, 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स में प्रेजेंट करता होता है। रोटा वायरस की वजह से होता है, या मक्कल्स डायवर्टिकुलम की वजह से भी हो सकता है बच्चों में। तो इसमें जो छोटा बच्चा होता है वो लेग्स को ड्रा कर लेगा ऊपर की तरफ, चेस्ट पर करंट जाली स्टूल आपको देखने को मिलता है। क्रैम्प राइट इलिक फोसा में पेन देखने को मिलेगा, साइन ऑफ डांस देखने को मिलेगा, सॉसेज शेप मैस होगा। मोस्ट कॉमन टाइप इलियोकोलिक होती है, बेरियम एनीमा में क्लास साइन होता है। एब्डोमिनल एक्सरे में आपको या अल्ट्रासाउंड में आपको टारगेट साइन देखने को मिलेगा, क्लियर। और सीटी स्कैन में आपको सॉसेज शेप मैस आपको देखने को मिलता होता है। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, फिर आपने हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन करनी होती है, ओके। और अगर से ठीक नहीं हुआ तो आपने क्या करना होता है, इलियोकोलेक्टमी करनी होती है, प्लस प्राइमरी एनास्टोमोसिस है। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइफाइड परफोरेशन पर। जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड में पैरेलल या लॉन्गिट्यूडनल अल्सर होते हैं। टीबी में आपको ट्रांसवर्स अल्सर देखने को मिलते हैं। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। इसमें स्टेप लैडर फीवर होता है, ओके, 2 हफ्ते तक, ओके। 2 हफ्ते के बाद क्या होता है, ओके, 2 हफ्ते के बाद पेयर्स पैचेस का हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपरप्लेजिया की वजह से अल्सर होगा, और अल्सर की वजह से परफोरेशन होगी, और परफोरेशन होती है तो जनरलाइज एब्डोमिनल पेन होता है, गार्डिंग रिजिडिटी होती है, वॉमिटिंग हो सकती है, और कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिल सकती है, ओके। चेस्ट एक्सरे कराओगे तो एयर अंडर द डायफ्राम मिलेगी, नीमोपेरेटोनियम को इंडिकेट करती है। ब्लड कल्चर कराओगे और एंटीबॉडी कराओगे, ओके। इसका मिमोनिक होता है बासु। ब्लड कल्चर, एंटीबायोटिक, एसएस स्टूल कल्चर, और 4th वीक में यूरिन कल्चर कराते हैं। बाकी टाइफाइड टेस्ट भी करा सकते हैं आईजीएम और आईजीजी के लेवल देखने के लिए, ओके। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी होती है, रिससिटेशन करेंगे, फिर लेप्रोटमी करते हैं। लेप्रोटमी में आप नॉर्मल सलाइन से वॉश करेंगे पेरिटोनियल कैविटी को 4 से लेकर 6 लीटर से, फिर आप रिपेयर करते हैं, इलियोस्टमी करोगे, ओके, रिपेयर करोगे, इलियोस्टमी कर दोगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दोगे 2 हफ्तों तक। इसके बाद इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस है, ज़्यादातर टर्मिनल आइलियम और इलियोसिकल रीजन को अफेक्ट करता होता है। ट्रांसवर्स अल्सर आपको देखने को मिलते होते हैं, ओके। अब इसकी 3 टाइप होती है, अल्सरेटिव, हाइपरप्लास्टिक, और तीसरा सक्लोरेटिव टाइप होती है। जो अल्सरेटिव टाइप होती है इसमें जो पल्मोनरी टीबी हुआ है उसने इंजेस्ट कर लिया, और टर्मिनल आइलियम भी गया वहाँ पे, ट्रांसवर्स अल्सर के या डायरिया और वेट लॉस करवा दिया, ओके। तो इसमें आपने बेरियम मील फॉलो थ्रू कराना, जिसमें फिलिंग डिफेक्ट मिलेगा, और बाकी डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी है, वहाँ से बायोप्सी लोगे और ट्यूबरकल बैसिलाई की, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट में एटीटी लोगे 9 से लेकर 12 हफ्तों तक, ये सर्जरी करा लोगे। दूसरा है हाइपरप्लास्टिक टाइप। हाइपरप्लास्टिक टाइप में पेयर्स पैचेस का हाइपरप्लेजिया होता है, मैस मिलेगा राइट इलिक फोसा में, सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इसमें भी आप बेरियम मील फॉलो थ्रू कराओगे और डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी कराओगे। इसमें भी आप एटीटी 9 से लेकर 12 महीनों तक दोगे, और लिमिटेड राइट हेमिकोलेक्टमी है। इसके बाद हर्शबर्ग डिजीज होता है। हर्शबर्ग डिजीज को हम क्या बोलते हैं, माइकाक्लोन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कॉन्जेनाइटल एब्सेंस होता है गैंग्लियन सेल्स का, ओके, ठीक हो गया। अभी शॉर्ट सेगमेंट हो सकता है, लॉन्ग सेगमेंट हो सकता है। जो शॉर्ट सेगमेंट होता है, ओके, वो रेक्टम को सिग्मॉइड कोलोन को अफेक्ट करता है। जो लॉन्ग सेगमेंट होता है वो प्रॉक्सिमल रेक्टम को, सिग्मॉइड कोलोन को, ओके, प्रॉक्सिमल वाले पार्ट को भी इन्वॉल्व कर लेता है, प्रॉक्सिमल कोलोन को भी इन्वॉल्व करता है, ओके। तो इसमें आपको क्या मिलता है, न्यूनेट में आपको डिलेट मेकोनियम पासेज मिलेगा, ओके, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगी, और बिलस वॉमिटिंग देखने को मिलती है। जबकि चाइल्ड में क्या मिलेगा, चाइल्ड में आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मिलेगी और डिस्टेंशन मिलेगा। और इसमें एक साइन होता है स्क्वेयर्ड साइन। स्क्वेयर्ड साइन क्या होता है, एक्सप्लोसिव एक्सपल्शन ऑफ फीसिस है, ओके। बाकी डीआरई करोगे एम्प्टी रेक्टम होगा, ओके। और बेरियम एनीमा करोगे तो उसमें आपको कॉनिंग मिल सकती होती है, और लास्ट में फुल
थिकनेस रेक्टल बायोप्सी लोगे। इसमें आपने जो ऑपरेशन करना है वो है स्वेंसन दुहामिल स्वानसन ऑपरेशन और ट्रांस इनल ऑपरेशन। तो ओके स्वेंसन दुहामिल स्वावी और ट्रांस इनल ऑपरेशन कराते हैं। बाकी इसके बाद उमेबियासिस है, उमेबियासिस फ्लास्ट शेप अल्सर करा देता है, फुल स्वेलिंग स्टूल हो गए, ब्लडी डायरिया देखने को मिलता है, एलाइजा कराओगे स्टूल कल्चर के लिए। और ओके और इसके बाद मेट्रोनिडाजोल और डिलॉक्सानाइड फीड देते हैं। इसके बाद क्रॉन्स डिजीज पढ़ना और अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़ना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके फिर एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला आ जाएगा। क्लियर, सही हो गया। कोलोरेक्टल कैंसर वगैरह हमने पढ़ लेने हैं। ओके फिर हम सिग्मॉइड डायवर्टिकुलाइटिस वगैरह पढ़ लेंगे। क्लियर, फिर हमारी जीआईटी खत्म हो जाएगी। तो अब आगे क्या आ जाती है क्रॉन्स डिजीज। तो क्रॉन्स डिजीज को रीजनल एंटीराइटिस भी कहते होते हैं। आइलियम या कोलोन को ज़्यादातर इन्वॉल्व करता है, रेक्टम को स्पेयर करता है। क्रॉन्स डिजीज में स्किप लीजन होती है, ट्रांसमिनल इन्फ्लेमेशन होती है, कोबलस्टोन म्यूकोसा देखने को मिलता होता है, नॉन केजेटिंग ग्रानुलोमा होता है। हिस्ट्री के अंदर आपको पेन मिलेगा राइट इलिक फोसा में, मैस देखने को मिलेगा, मैल अब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलती है, वाटरी डायरिया देखने को मिलता है, एफ्थस अल्सर, एरिथीमा नोडोसम है, यूवाइटस है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, पेरिनल फिस्टुला, फिशर, साइनसिस, फिस्टुला ये सब देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन और चॉइसेस सीटी एंटीरोकेलाइसिस। ओके और अब एमआरआई कराओगे तो एमआरआई पेरिनियल डिजीज के लिए कराती होती है। बेरियम मिनिमा कराओगे तो कोबल्ट्रॉन अपीयरेंस देखने को मिलेगी और थिकनिंग देखने को मिलेगी। एब्डोमिनल एक्सरे कराओगे तो स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोन मिलेगा। ट्रीटमेंट के अंदर आपकी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन देना है, आयरन और विटामिन्स को देना होता है। मेडिकल में आप स्टेरॉइड्स देते हैं फॉर रिमिशन, अमाइनो सैलिसिलिक एसिड देंगे मेंटेनेंस के लिए। ओके और एजाथियोपारिन दोगे या इन्फ्लेक्सिम आप दोगे। ओके तो ये ड्रग्स आ जाती है। सर्जरी के अंदर कौन कौन सी सर्जरी है। ओके सर्जरी कब करते हैं, जब निमोनिक होता है, पेन्स, ओके परफोरेशन या पैरोटिनाइटिस, इंटेस्टाइनल फिस्टुला, न्यूप्लेजिया या सीवियर फुलमिनेटिंग डिजीज में आप सर्जरी करते होते हैं। सर्जरी क्या होगी, स्ट्रक्चरोप्लास्टी होगी या टेम्परेरी लूप इलियोस्टमी क्रिएट कर दोगे या कोलेक्टमी कर दोगे। ओके या प्रोक्टोकोलेक्टमी विद इलियो इनल नास्टोमोसिस कर दोगे या सब टोटल कोलेक्टमी प्लस इलियोस्टमी कर दोगे। इसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस रेक्टम तक लिमिटेड होता है, रेक्टम से स्टार्ट होता है, कोलोन तक लिमिटेड होता है, बैक वाश इलियाटस करवा सकता है। अब इसके इंटेस्टिनल फाइंडिंग कौन कौन सी होती है। ओके तो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल फाइंडिंग कौन कौन सी होती है। ओके इसमें यूवाइटस होता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, आर्थराइटिस होता है, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस होता है, एरिथीमा नोडोसम होता है, पायोडर्मा गैंग्लियोनोसम होता है। पीएन का कलेवल ज़्यादा देखने को मिलता है जबकि क्रॉन्स में अस का कलेवल ज़्यादा था। ओके और इसमें कैंसर भी हो सकता है, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलोन। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में पेन लेफ्ट इलिक फोसा में होता है, ब्लडी डायरिया होता है, मैल अब्जॉर्प्शन होता है। और टॉक्सिक मेगाकोलोन कब लेबल करेंगे, जब एक्सरे में कोलोन 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा का हो, फीवर, टैकीकार्डिया हो, ब्लड प्रेशर कम हो, डिहाइड्रेशन हो, कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिट से होता है। और कॉम्प्लिकेशन क्या होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, टॉक्सिक मेगाकोलोन है, हैमरेज, परफोरेशन या मलिग्नेंसी हो जाती है। क्लियर, इसके बाद हम आ जाती है कोलोनोस्कोपी प्लस माइनस बायोप्सी है, तो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है। बेरियम नीमा कराएंगे, बेरियम नीमा में आपको हॉस्ट्रेशन ही मिलेगी जिसको बोलते हैं लेड पाइप साइन, सूडोपोलिप्स आप करवाते होते हैं, म्यूकोजल अल्सरेशन आपको देखने को मिल सकती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके सूडोपोलिप्स और म्यूकोजल अल्सरेशन है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक मैंने क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ट्रू लव विड्स क्राइटेरिया, इसकी सीवियरिटी को देखने के लिए। इसका निमोनिक होता है दाइचएमबी, टी से टेम्परेचर, एच से आपका एच बी आ जाएगा, ई से ईएस आ रहा है, एच से हार्ट रेट और एम से आपकी मूवमेंट्स पर डे और बी से क्या ब्लड इन स्टूल आ जाता है। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है मेडिकल में आपस से रट्टा मार लेना है, माइल्ड डिजीज में माइनोसैलिसिलिक एसिड प्लस स्टूल सॉफ्टनर है, मॉडरेट टू सीवियर में इंडक्शन में आप पी से प्रेडिनिसोलोन प्लस साइक्लोस्पोरिन और मेंटेनेंस में आप दोबारा ईएसए दे दोगे प्लस एंटी टीएनएफ है। सर्जरी की इंडिकेशन वही है पेन्स वाली। और उसमें सर्जरी कौन से करते हैं, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी प्लस इलियो इनल पाउच एनास्टोमोसिस है। जो आपने पाउच क्रिएट किया उस पाउच की क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इसको बोलते हैं पाउचाइटिस। इसके बाद है एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला। एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला तो इसमें 3 तरह का होता है, लो आउटपुट, मीडियम और हाई आउटपुट। लो आउटपुट 200 ml से कम का होता है, मीडियम आउटपुट 200 से लेकर 500 तक होता है और जो हाई आउटपुट होता है 500 ml से ज़्यादा का होता है। अब इसमें एनास्टोमोटिक ओके तो ये क्यों होता है, एनास्टोमोटिक लीकेज की वजह से देखने को मिलता है, 5 से लेकर 10 दिन के बाद देखने को मिलता है। तो इसमें वुंड का इन्फेक्शन होगा, फीवर होगा, टैकीकार्डिया होगा और ट्रेन से फीसेस पास हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइसेस फिस्टुलोग्राम है, बाकी ओरल कॉन्ट्रास्ट स्कैन करते हैं और वो 5 फैक्टर होते हैं जो कि क्लोजर को इनहिबिट करते हैं, निमोनिक इज फ्रेंट। ओके इसके बाद है कि आपने न्यूट्रिएंट की आपने सप्लीमेंटेशन देनी होती है, एंटीबायोटिक्स देनी होती है, सोमैटोस्टैटिन देना होता है। सर्जरी में क्या करेंगे, सर्जरी में आप सैल्वेज ऑपरेशन करोगे जिसमें आप पस को ड्रेनेज करोगे, डाइवर्जन करोगे, एक्सटरलाइजेशन करोगे, रिसेक्शन करोगे, ड्रेनेज डाइवर्जन या एक्सटरलाइजेशन हो जाती है। क्लियर, इसके बाद आ जाती है कोलोरेक्टल कैंसर है। कोलोरेक्टल कैंसर थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, लो फाइबर की वजह से या एज ज़्यादा होने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस की वजह से, लाइंज सिंड्रोम की वजह से होता है। क्लियर, अब इसमें जो स्टेजिंग करते हैं वो ड्यूक स्टेजिंग होती है। ओके जो स्टेज 1 है मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोवल वाल है, बी क्या है थ्रू द वाल है, सी का मतलब है लिम्फ नोड्स है। ओके और डी का मतलब है डिस्टेंट मेटास्टेसिस है। ओके क्लियर, बाकी क्लोन का जो कैंसर होता है 50 साल से ऊपर में देखने को मिलता है, राइट या लेफ्ट साइड को अफेक्ट कर सकता है, राइट साइड का डायमीटर ज़्यादा होता है तो उसकी लेट प्रेजेंटेशन होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ब्लड स्टूल से क्या होता है मिक्स हो जाता है, लेफ्ट वाले में डायमीटर कम है तो अर्ली प्रेजेंटेशन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन
एक्सट्रैक्शन करा देता है, फ्रेश डार्क ब्लड देखने को मिलता है। रेक्टम के कैंसर में क्या होता है, रेक्टम के कैंसर में पर रेक्टल ब्लीडिंग होती है, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होती है, अल्टर्ड बोवल हैबिट्स आपको देखने को मिलती है। अब कोलोन के कैंसर में जो डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन चॉइस कोलोनोस्कोपी प्लस माइनस बायोप्सी है, स्टेजिंग के लिए सीटी स्कैन, एब्डोमेन, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस है। रेक्टम कैंसर में इन्वेस्टिगेशन और चॉइसिस डायग्नोसिस के लिए सिग्माइडोस्कोपी और बायोप्सी, स्टेजिंग के लिए ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड है। अब इनकी ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है। ट्रीटमेंट में सर्जरी कर सकते हैं, राइट हेमिकोलेक्टमी, लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी, सिगमाइड कोलेक्टमी और एलएआर कर सकते हैं। और कीमो में आप फुल फॉक्स रेजिमेन है, फुल फॉक्स में फोलिनिक एसिड हो जाएगा, ल्यूकोवरीन आ जाएगा, ओके, फोलिनिक एसिड है, ल्यूकोवरीन है, और उसके अलावा ऑक्सैलिप्लाटिन आ जाएगा, क्लियर। और रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, ओके। जबकि रेक्टल कैंसर में आप सर्जरी कब करेंगे, जब 5 सेंटीमीटर से कम का हो तो एपीआर करते हैं, 5 से ज़्यादा का हो तो आपने लो एंटीरियर डिसेक्शन करना है, बाकी कीमो रेडियो कर सकते होते हैं। इसके बाद सिगमाइड डायवर्टिकुलाइटिस है, एक्वायर्ड आउट पोचिंग होती है म्यूकोजा की, लैक ऑफ डाइटरी फाइबर्स, ओके, डाइट फाइबर्स ना लेने की वजह से आपको देखने को मिलती होती है, ओके। तो इसमें पेशेंट 60 ईयर से ऊपर का होगा, ओके, और लेफ्ट इलिक फोसा में पेन होगा, मैस होगा, ब्लडी डायरिया होगा। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन को देखने के लिए क्लासिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है हिंजी क्लासिफिकेशन। 1 से होता है पैराक्लोनिक, 2 से पेल्विक एब्सेस है, ओके। 3 में क्या होती है, 3 में पुरुलेंट पेरिटोनाइटिस और 4th में क्या होती है, फिकुलेंट पेरिटोनाइटिस देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस कॉन्ट्रास्ट सिना सिटी स्कैन है, जिसमें बोवल वाल थिकनिंग होती है। बाकी जब एक्यूट फेज खत्म हो जाएगा 2 हफ्तों के बाद, ओके, तो इसमें आपने बेरियम एनीमा और सिग्माइडोस्कोपी कराना है, उसमें आपको 60 टू पेनस मिलेगी। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है, फिर आपने सर्जरी करनी है, सर्जरी में रिसेक्शन या एंड टू एंड एनास्टोमोसिस आ जाएगा, या हार्टमैन ऑपरेशन, या पॉल म्यूकोलिक्स आ जाएगा, या कोलोवेजाइकल फिस्टुला को आपने ठीक करना होता है। इसके बाद मैकल्स डायवर्टिकुलम है, मैकल्स डायवर्टिकुलम में रूल ऑफ 2 अप्लाई होता है, लाइक ये 2% पॉपुलेशन में होता है, 2 फीट अवे फ्रॉम द इलियोसिकल वाल्व होता है, 2 इंचेस इन लेंथ होता है, ठीक हो गया, ओके। वाइटलिन डक्ट का रेमिनेंट होता है, ट्रू होता है, इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई होती है। इसमें एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा और पेनक्रियाटिक म्यूकोजा देखने को मिलता है। इसमें पेनलेस मैनुअल ब्लीडिंग होती है, पेरिम्ब्लाइकल पेन होता है जो कि राइट इलिक फोसा में शिफ्ट नहीं होता, और ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है। कैसे करा सकता है, वॉल्वुलस से, इंटरसेप्शन से और स्ट्रक्चर से। और इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन है जो ऐसा वो मैकल स्कैन होता है, जिसको बोलते हैं टेक्नीशियम स्कैन होता है। बाकी कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन, एंजियोग्राफी कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप, ओके, ठीक है, और ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रहा तो आपने अपर जी एंडोस्कोपी करानी होती है, नॉर्मल है तो आपने मक्कल स्कैन कराना होता है, मक्कल डायवर्टिकुलेक्टमी करनी है, ओके। और अगर डायवर्टिकुलाइटिस है तो आपने डायवर्टिकुलेक्टमी करनी होती है साथ, ओके, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा। बाकी फैमिलियल लर्डिनोमेटस पॉलीपोसिस है, फैमिलियल लर्डिनोमेटस पॉलीपोसिस में क्लोन में 100 से ज़्यादा पॉलिप होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, एपीसी जीन में म्यूटेशन होती है, साथ में ओडीई भी एसोसिएटेड है, ओके, जिसको बोलते हैं हम गार्डनर सिंड्रोम, ओके। ऑस्टियोमास आ जाएगा, डेस्मोइड ट्यूमर आ जाएगा, एपिडर्मोइड सिस्ट आ जाएगा, ओके। तो फैमिलियल लर्डिनोमेटस पॉलीपोसिस ब्लीडिंग परैक्टम कराते होते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन कराएंगे, सिग्माइडोस्कोपी में 100 से ज़्यादा पॉलिप हो गए, क्लोनोस्कोपी प्लस बायोप्सी करते हैं, और स्क्रीनिंग 10 से लेकर 15 साल में स्टार्ट कर देते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग एपीसी से या क्लोनोस्कोपी और सिग्माइडोस्कोपी प्लस माइनस बायोप्सी है। ट्रीटमेंट इज टोटल कोलेक्टमी विद इलियो इन पाउच एनास्टोमोसिस है। इसके बाद लेंज सिंड्रोम है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, MSH1 और MSH2 की वजह से हो सकता है, ओके। इसमें एंडोमेट्रियल, कोलोरेक्टल और ओवेरियन कैंसर देखने को मिलता है। 80% ये प्रोग्रेस करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर में। और इसमें क्राइटेरिया होता है एम्स्टर्डम क्राइटेरिया, जिसमें 3 रिलेटिव्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, 2 जनरेशन को इन्वॉल्व होना चाहिए, और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होना चाहिए। 3 to 1 को रट्टा मार लेना, ओके। और फैमिलियल लर्डिनोमेटस पॉलीपोसिस को एक्सक्लूड कर देना है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, टोटल कोलेक्टमी करनी होती है, ओके, ठीक है। रेक्टम को नहीं निकाला, टोटल कोलेक्टमी किया और इलियो रेक्टल एनास्टोमोसिस किया, और बाकी एंडोमेट्रियम या हिस्टेरेक्टमी प्लस बायलैटरल साल्पिंजो फ्रैक्टमी कर सकते हैं। इसके बाद अपेंडिसाइटिस वाला टॉपिक है, ओके, ठीक है। आई थिंक दिस इज लास्ट पेज। तो अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस की जो कुछ डिफरेंशियल्स होते हैं बच्चों में, आपने मैकल्स डायवर्टिकुलाइटिस है, मेजेंटेरिक लिम्फेटिनाइटिस है, इंटरसेप्शन है, और हिनोशोलिन पर्परा है। अडल्ट में आपने एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को रूल आउट करना है, यूरेटरी कैलिकुलाई और टेस्टिकुलर टॉर्शन है। फीमेल में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, टॉपिक प्रेगनेंसी और टॉर्शन ऑफ ओवेरियन सिस्ट है। अडल्ट में सिग्माइड डायवर्टिकुलाइटिस, सॉज एब्सेस और सिकम कैंसर आ जाएगा, ओके। बाकी इसको डायग्नोस करने के लिए क्राइटेरिया होता है, वो है अल्वेराडो स्कोर। अल्वेराडो स्कोर में होता है वेंट्रल्स, एम से माइग्रेशन टू द राइट इलिक फोसा, ए से एनोरेक्सिया, एन से नोजिया, ओके, टी से टेंडनेस आ जाएगी, टेंडनेस इन द राइट इलिक फोसा, ओके, ठीक है। रीबाउंड टेंडनेस होती है, टेंडनेस के 2 पॉइंट और ल्यूकोसाइटोसिस के भी 2 पॉइंट होते हैं। ई से एलिवेटेड टेम्परेचर है, एल से ल्यूकोसाइटोसिस है, एस से शिफ्ट टू द लेफ्ट होती है, ओके, ठीक है। अगर 5 से कम हो तो अपेंडिसाइटिस नहीं है, 5 लेकर 6 है तो ये प्रोबेबल है, जिसमें आपने कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन करना होता है, और 7 से ऊपर है तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस लेबल हो गया। अपेंडिसाइटिस में डल या कोलिकी अम्बिलिकल पेन होता है, जो कि राइट इलिक फोसा में शिफ्ट हो जाता है। बाकी में बनी टेंडनेस होती है, सोस साइन है जो कि एक्सटेंशन पे देखने को मिलता है, रिट्रोसिकल अपेंडिक्स में देखने को मिलता है, ऑब्चुरेटर साइन फ्लेक्शन पे देखने को मिलता है, पेल्विक पेन पेल्विक अपेंडिक्स में देखने को मिलता है। रॉफसिंग साइन क्या होता है, लेफ्ट इलिक फोसा की पाल्पेशंस, राइट इलिक फोसा में पेन होता है, क्लियर। बाकी अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन में चॉइस होता है अपेंडिकुलर मैस वगैरह को देखने के लिए, कन्फर्मेटरी कॉन्ट्रास्ट इनान सिटी स्कैन होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, अपेंडिसाइटिस की वजह से पैरोटिनाइटिस है जो कि एब्सेस करवा देगा, सेप्सिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और मैस आ जाएगा, ओके। बाकी अपेंडेक्टमी
करेगा इसके ट्रीटमेंट में। अपेंडेक्टमी ओपन होती है और क्लोज्ड होती है, क्लोज में लैप्रोस्कोपिक आ जाती है, और ओपन में आपको पता है एनसीएन कौन कौन से होती है, ग्रेड आयरन है, रदरफोर्ड है, लेंस और लोअर मिड लाइन एनसीएन होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, वोंड का इन्फेक्शन होता है 4 to 5 पोस्ट ऑपरेटिव डे में, आईएस हो सकता है, इंट्राएब्डोमिनल एब्सेस बन सकती है, एडीएस हो सकती है, फिकल फिस्टुला हो सकता है। इसके बाद अपेंडिकुलर मैस है। अपेंडिकुलर मैस में क्या होगा, अपेंडिक्स इन्फ्लेम हुआ, उसके साथ ओमेंटम चिपट गया और उसको साथ स्मॉल इंटेस्टाइन ने भी एडहेजन बना लिया, यानी ओमेंटम स्मॉल बोवल और इन्फ्लेम अपेंडिक्स मिलकर अपेंडिकुलर मैस बनाते हैं। ओके, ठीक हो गया। और डिफरेंशियल्स के अंदर आपके राइट इलियक फोसा में मैस के क्या क्या होती है, सीकम का कैंसर है, इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस, क्रॉन्स डिजीज, एक्टिनोमाइसिस, ओवेरियन कैंसर और इलियक लिम्फेडिनाइटिस है। इसमें अपेंडिसाइटिस होता है और टेंडर राइट इलियक फोसा मैस देखने को मिलता है और वह एब्सेस में कन्वर्ट हो जाता है 5 से लेकर 10 दिन में, और हाई फीवर होगा, पल्स ज़्यादा हो सकती है और टेंडरनेस राइट इलियक फोसा देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन 1 सेकेंड अल्ट्रासाउंड और कॉन्ट्रास्ट इनान सिटी स्कैन होता है, मेनली अल्ट्रासाउंड करते होते हैं इमरजेंसी में। इसमें मैनेजमेंट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है, जो रेजिमेंट होता है उसको बोलते हैं ओशनल शैलन रेजिमेंट है। फिर आप कॉन्ट्रास्ट इनान सिटी स्कैन से चेक करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, और अगर एब्सेस बन गई है, कैसे पता लगेगा कि एब्सेस बन गई है, पल्स है, बढ़ गई है, टकीकार्डिया, हाई ग्रेड फीवर है और टेंडरनेस मिलती है राइट इलियक फोसा में, ओके, वॉमिटिंग हो रही है, मैस बढ़ रहा है, तो आपने सिटी गाइडेड ड्रेनेज करनी होती है। फिर 6 से लेकर 8 हफ्तों के बाद इंटरवल अपेंडेक्टमी कर देनी है।